हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे और पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए। बाकी जो भी है सब बढ़िया है। वो मज़े भी होते रहने चाहिए। पढ़ाई वढ़ाई क्या है, ऐसा सोच करके मत छोड़ना, क्योंकि 11वीं 12वीं में ही जो करना है कर लो। उसके बाद फिर कॉलेज में तुम्हारे सही में मज़े होते हैं। मैं बता रहा हूँ, सही में मज़े होते हैं। ठीक। तो इस समय पढ़ाई करो फिलहाल। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्लास 11वीं का चैप्टर 6, और इसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है। ये जो इतना बड़ा सा लिख दिया है ना गोला के अंदर, एनाटॉमी एनाटॉमी, तो इसका मतलब जानेंगे। बाकी ये तो आप जानती हो फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, फूल जैसे ऐसा पेड़ पौधे जिसके अंदर फूल लगे हों बस। अब बात यह है कि एनाटॉमी क्या होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तुम लोग का ये कि एनाटॉमी का मतलब नहीं पता। तो देखो, एनाटॉमी का मतलब मैं बताऊंगा। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी चीज को जो जिंदा है, किसी भी लिविंग थिंग को, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, कुछ भी, इट डजेंट मैटर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। ये चीज याद रखो। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये बोलोगे कि द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। ओके, बस इतना ही है। तो अब हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला पहला पैराग्राफ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे समझते हुए चलेंगे। ठीक। You can very easily see the structure similarities and variation in the external morphology of the larger living organism। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं ऊपर ऊपर से तो हमें यह पता चल जाता है कि ये कितना अलग है, कितना सिमिलर है, यानी कितना एक जैसा दिख रहा है ये, है ना। बोथ प्लांट एंड एनिमल, जाहिर सी बात है भाई, प्लांट को भी देखते हैं, एनिमल को भी देखते हैं। ऐसा थोड़ी करते अरे रे जानवर दिख गया आंखें बंद कर ले, ऐसा नहीं करते अरे रे पेड़ दिख गया आंखें बंद कर ले, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। दोनों ही देखते हैं, तो बस हमें दोनों ही के बारे में पता चल जाता है। आगे देखते हैं। सिमिलरली इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, इफ, अगर हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। हो सकता है कि कुछ प्लांट अंदर से एक जैसे हों, कुछ प्लांट अंदर से अलग अलग हों। भाई अभी तक तो हमने अंदर देखा नहीं था, तो भाई दो ही सिमिलरिटीज बनती हैं, या तो सब एक जैसे होंगे या तो सब अलग अलग होंगे, या तो कुछ एक जैसे होंगे कुछ अलग अलग होंगे, या तो सारे ही अलग अलग होंगे। भाई तीन प्रोबेबिलिटी के अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। यही हो सकती है ना, अगर तुमने कोई चीज मान लो आज तक कभी नहीं देखी अंदर से, अगर तुमने मान लेते हैं कि, वैसे लगभग लगभग सभी लोगों ने अब तक तो देख ही लिया होगा, ड्रैगन फ्रूट देखा होगा सबने, ऊपर से बड़ा सुंदर सा पिंक कलर का दिखता है ना। ज्यादातर अमीर लोग खाते हैं, पता नहीं क्यों खाते हैं, मैंने भी नहीं खाया, मैं भी गरीब ही हूँ फिलहाल तो देखो, आज तक जितने 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 ज्यादा मतलब, मुझे नहीं लगता है काफी सारे लोगों ने ड्रैगन फ्रूट खा ही लिया होगा, लेकिन देखा सबने होगा। एक बार को मान लो कि नहीं देखा था उसे, तो एक बार को तुम उसको देखो ऊपर से, ऐसे तो ऊपर ऊपर से तो सभी ने देखा होगा ना, कि एक पिंक कलर का होता है, उसके अंदर चार पांच ऐसे पत्तियां जैसे निकली होती हैं, पत्ती क्या मतलब काफी सुंदर सा दिखता है ऊपर से देखने में। तो अंदर से क्या गेस कर सकते थे कि वो व्हाइट कलर का निकलेगा? नहीं कर सकते थे। क्या गेस करा था? अंदर से कुछ अजीब सा ही रंग होगा इसका भी, ये गुलाबी ही होगा, या मतलब कुछ अलग सा अजीब सा होगा ये। तो नहीं पता ना उसके बारे में कुछ भी, तो इसके चांसेस क्या हो सकते हैं? या तो बाहर के जैसा अंदर दिख रहा होगा, सिमिलर होगा,
या तो हो सकता है कि अंदर का कुछ पार्ट सिमिलर हो, कुछ पार्ट अलग अलग हो, या हो सकता है पूरा ही अलग हो, जो कि है। अंदर उसको ड्रैगन फ्रूट कट करके देखो तो बाहर से पिंक, अंदर से व्हाइट, बीच में उसके ब्लैक कलर के सीड्स, कितना सुंदर लगता है दिखने में। तो यही चीजें हैं, या तो जो है कोई भी चीज को एनाटॉमिकली जब हम कट करते हैं तो हम उसको देख पाते हैं कि या तो वो इंटरनली पूरी तरह से अलग होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सब एक जैसे हो दिखने में, लेकिन ऐसा नहीं होता इन जनरल, क्योंकि अब हमने काफी, हमारी साइंस काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, ये चीजें हम बहुत पुरानी पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, तो ये समझ लो बस इतना ही है। तो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। इस चैप्टर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है पढ़ेंगे, किसकी? हायर प्लांट्स की, लोअर ग्रेड्स की नहीं। जिम्नोस्पर्म तक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एंजियोस्पर्म की पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्टडी इज कॉल्ड, नॉट ओनली प्लांट, एनिमल की भी होती है, यहाँ पे एनसीईआरटी की गलती नहीं है, क्योंकि ये प्लांट के हिसाब से बता रहा है, लेकिन एनाटॉमिकली, एनाटॉमी उसको ही बोलते हैं, जब हम ह्यूमन की स्टडी को पढ़ते हैं तो उसको एनाटॉमी ही बोलते हैं। प्लांट हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है, क्लास 9th में सबने पढ़ा होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक सेल की बेसिक डेफिनेशन है। अगर नहीं पढ़ी है तो बेटा पढ़ के आओ, तो क्योंकि इतना नहीं बताया जाएगा कि सेल बेसिक यूनिट क्यों है। अब ये मत पूछना कोई भी, क्योंकि 9th 10th आप पढ़ के आए हो, और अगर नहीं पढ़ के आए हो तो बेटा दोबारा पढ़ के आओ, ठीक? तब यहाँ पे आना। अब हम आगे चलते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। ये सब क्लास 9th 10th की बातें हैं कि सेल्स जो है ऑर्गेनाइज कर जाते हैं, एक जैसे सेल्स बनते हैं, एक जैसे सेल्स का ग्रुप होता है तो उसको टिश्यू बोलते हैं। जब कोई भी एक जैसे सेल्स हों, वो एक जैसा ही काम कर रहे हों और उनका भी एक ग्रुप बन जाए तो उसको टिश्यू बोलते हैं। जब एक जैसे टिश्यू हों और उनका भी एक ग्रुप बन जाए और वो एक साथ काम करने लग जाएं तो वो ऑर्गन बना लेते हैं। अगर यही एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिल करके एक ही सिस्टम को चलाने लग जाएं तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। बस ये लिखा है देखो, टिश्यू टर्न्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है, अब अलग अलग तरह के सेल्स होंगे, अलग अलग तरह के टिश्यू होंगे, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होंगे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी तो सब जगह अलग अलग होगा। विद इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की ही बात कर लेते हैं। मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। एंजियोस्पर्म की बात कर लें तो एंजियोस्पर्म में हमने दो चीजें पढ़ी थी। बीज होता है, यानी कि सीड होता है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। अब हम मोनोकॉट की बात करें, अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो उसका सीड कोड जब हम ओपन करते हैं तो सीधा ही हमको उसका वो मिल जाता है। तब कोई कोई मतलब कॉटिलिडन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, सीधा वो अलग अलग नहीं होते, वो एक जैसे होते। अब हम चने का सीड कोट अलग करते हैं। चने का वो ऊपर का सब खाते ही होंगे, चने भिगो करके, भिगोए हुए देखे होंगे कभी ना कभी, तो मूंगफली सबने खाई होगी, उसका छिलका हटाओ तो दो पार्ट में टूट जाता है, तो वो डाइकॉट होता है जिसमें दो कॉटिलिडन होते हैं, है ना? ऐसे। और ये देखो, अब ये देखो, ये दो चीजें अलग अलग हो गई। अब ऊपर से अब मान लेते हैं कोई चीज है, जैसे कि राजमा है और चना है, हमने दोनों भिगोए एक साथ। अब राजमा का हमने सीड कोट उतारा, उसमें एक ही सीड था, एक ही कॉटिलिडन था, और हमने चने का सीड कोट उतारा, उसमें दो कॉटिलिडन थे, तो दोनों एनाटॉमिकली अलग अलग हो गए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज एडेप्टेशन, ऑल्सो शोज एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट।
अच्छा, अब कई बार क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि मॉर्फोलॉजिकली कई बार क्या थी चीजें कि डेजर्ट्स वगैरह में लीफ जो है स्पाइनी हो जा रही थी, है ना। ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। डेजर्ट्स वगैरह में लीफ स्पाइनी हो जा रही थी। और कई बार क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे ग्रेप वाइन्स हैं, ग्रेप वेन्स क्यों क्यों बनी वेन्स, सीधे सीधे स्टेम सीधा सीधा पेड़ बन सकता था अंगूर का, बढ़िया छल्ले लटकते रहते। क्या जरूरत थी बेल बनाने की, बनानी पड़ी उसे, क्योंकि वो ऐसी जगह पर होता है, उसको चाहिए क्लाइंबिंग, तो उसने अपने एक बेल बना ली। और जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह में, रेगिस्तान में देखो कैक्टस को, तो कैक्टस ने क्या किया, अपने स्टेम को ग्रीन कर लिया, पूरा ही फोटोसिंथेटिक कर लिया, वो खाना बहुत ज्यादा बनाएगा और पानी को कम इवेपोरेट करे, कम लॉस हो वाटर का, इसलिए उसने अपनी पत्तियों को स्पाइनी कर लिया, कांटे बना लिए पत्ती की जगह। तो वैसे ही अब इंटरनली स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे अलग अलग रीजन पे, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, या फिर डेजर्ट्स हो गए, या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, या फिर जो है अलग अलग तरह के क्लाइमेट पे अलग अलग तरह की चीजें होती हैं इंटरनली भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम तुम लोग को बताएं कि जो ठंडी जगहों पर होते हैं, यानी कि जहां पर सीजनल चेंज आता है, वहां पे कैम्बियम बनती है। जहां पर सीजनल चेंज नहीं आता है, वहां पर कैम्बियम नहीं बनती है। यानी कि आप उस पेड़ को काटोगे, आप ये देख करके नहीं बता सकते हो कि ये पेड़ कितने साल पुराना है। जैसे कई सारे आपने रील्स वगैरह में देखे होंगे ना, वो गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये देखो इतना सा था, 10 साल का हो गया। वैसे ही तो ये सारी चीजें क्लाइमेट से आती हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। पहली बात तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो पार्ट हैं। सबसे पहला है हमारा ये टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन, बस। तो अब हम पढ़ेंगे ये द टिश्यू सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे द टिश्यू सिस्टम। रुको हम पेन चेंज कर लें। हाँ, ये वाला ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। द टिश्यू सिस्टम, हाँ दिख रहा है। अब हम इसे पढ़ते हैं कि अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे काम करता है। पहले इसमें अलग अलग चीजें थी, यानी कि पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ये भी थे, जाइलम फ्लोएम भी था, लेकिन शायद अभी नहीं है। बहरहाल आगे चलते, अब नहीं है तो देखो हम ऐसे ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं। देखो जो पैरेंकाइमा होता है वो डिवाइडिंग सेल होता है, वो लिविंग सेल होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है और इंटरसेलुलर स्पेस उसके पास होती है, ठीक। फिर कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, लेकिन वो लिविंग होता है। फिर आता है स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा कंप्लीटली डेड सेल, ये कॉर्क बनाता है। वो देखते हो ना वाइन की बोतल में जो कॉर्क लगा होता है, वो कॉर्क स्क्लेरेंकाइमेटस होता है, ठीक। बस ये तीन तरह के सेल होते हैं प्लांट में। बस इतना ही बताना था, क्योंकि अब एनसीईआरटी में है नहीं तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, क्यों फालतू में सिलेबस बढ़ाना, वैसे ही बहुत है। वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। देखो अब हम कैसे डिस्कस करेंगे टिश्यू को। टिश्यू को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो किस तरह का सेल उसमें प्रेजेंट है, ठीक। फिर उसके बाद में let us now consider how tissue vary depending on their location in the plant body। फिर हमें पता चलेगा, अब हम उसको कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे उसको, हम कंसीडर करेंगे कि उसमें किस तरह से कहाँ कहाँ पे वो टिश्यू लोकेटेड है प्लांट बॉडी में। फिर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंड ऑन दी लोकेशन। हाँ ये भी हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड कर सकता है कि मतलब किस तरह की लोकेशन पर उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कह रहे हैं किस तरह की लोकेशन पर वो प्रेजेंट है एक्चुअली में, ठीक। अब आगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब उसके लोकेशन पे और उसके स्ट्रक्चर पे तीन तरह के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से, एपिडर्मल टिश्यू,
ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू एंड फाइनली वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। देखो एपिडर्मल टिश्यू, वैसे तो हमें आगे पढ़ना है आगे, तो हम आगे ही पढ़ते हैं लगातार। अब ये हमने नाम बता दिए, नाम ही ध्यान रखो। अभी यहाँ पे सबसे पहले आता है एपिडर्मल टिश्यू। कलर चेंज करते हैं क्या, ऑरेंज ले लेते हैं। सबसे पहले आता है एपिडर्मल टिश्यू, दिख रहा है। The epidermal tissue forms outermost covering of the whole plant body and comprise epidermal cells। देखो एपिडर्मल टिश्यू एपिडर्मल सेल्स का बना होता है, ठीक। एपिडर्मल सेल्स क्या होती हैं, वो सबसे बाहर जो भी सेल होगी, किसी भी चीज के आउटर बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक। प्लांट में कोई भी चीज बाहर है, सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। तो वो किस तरह के सेल से बने होंगे, एपिडर्मल सेल से बने होंगे। और किस चीज को कवर करेगी वो टिश्यू, पूरी प्लांट की आउटर बॉडी को कवर करेगी, ठीक। स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे इसके पास में। द ट्राइकोम्स एंड हेयर्स प्रेजेंट होंगे। देखो इसके पास में स्टोमेटा होगा, ठीक, जो कि वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। और एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे, यानी कि रूट हेयर्स वगैरह होंगे इसके पास में, ठीक। फिर उसके बाद में द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी पार्ट प्लांट बॉडी की। हम बता चुके सबसे बाहर वाली लेयर को कवर करेगा ये। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। ये सबसे पहली बात तो कैसे बने होंगे, इलोंगेटेड होंगे इसके सेल्स, यानी कि लंबे होंगे। कॉम्पैक्ट होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा क्लोज पास पास चिपके हुए होंगे, ठीक। अब पढ़ते हैं आगे। विच फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर, जो कि कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म कर लेंगे। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, ये एक सिंगल लेयर है बस। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस with a small amount of chloroplasm lining the cell wall and large vacuole। देखो एपिडर्मल सेल्स जो होंगे प्राइमरी प्लांट बॉडी के, बड़ी वाली के नहीं, प्राइमरी प्लांट बॉडी के। एक सेकेंड। जो एपिडर्मल सेल्स होंगे प्राइमरी प्लांट बॉडी के, वो कैसे होंगे, पैरेन्काइमेटस होंगे, यानी कि ग्रीन कलर के होंगे, ठीक। उसके बाद में इनके पास साइटोप्लाज्म होगा, जो कि लार्ज वैक्यूल से लाइन अप हो, मतलब लार्ज वैक्यूल को लाइन अप करेगा, यानी कि लार्ज वैक्यूल के बाहर होगा। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। देखो एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली लेयर एक वैक्स की लेयर से कवर होती है, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। विथ प्रिवेंट वाटर लॉस, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। जाहिर से वैक्स जो है ना रिपेलेंट होता है ना, वाटर का हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, तो उसके पास से वाटर कभी पार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि चिपकेगा ही नहीं ना। पार करने के लिए तो कुछ या तो उसको हटा के जाएगा। आप कोई चीज आप लगा दो ऐसे, जैसे कि हम वो लगाते हैं ना, आयरन आयरन रॉड वगैरह पे पेंट वगैरह करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे उससे पानी ना अटैच। पेंट क्या करता है, वाटर हाइड्रोफोबिक होता है, तो वाटर को रिपेल कर देता है। वैसे ही तो हमने बाहर पूरी एक क्यूटिकल की लेयर चढ़ गई है उसके ऊपर, जिसकी वजह से अंदर का पानी बाहर नहीं जा पा रहा है, तो वाटर सेव हो जा रहा है हमारा। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। एब्सेंट इन रूट, एब्सेंट होना भी चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम पानी वहां से लेंगे कैसे। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं कि वो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, बाहर वाली लेयर में, पत्तियों के पास में। क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ये भी। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज।
स्टोमेटा देखो, ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाटर का इवेपोरेशन, ठीक। और गैसियस एक्सचेंज का मतलब हो रहा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ना, वैसे ही। ईच स्टोमेटा कंपोज ऑफ टू बीन शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। स्टोमेटा दो बीन सेल से मिलकर बनता है, जो बीन शेप सेल से मिलकर बनता है, जिसको आप गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड इसलिए बोलते हैं ताकि वो गार्ड कर रहे हैं, इसलिए उनको गार्ड सेल बोलते हैं। विच इनक्लोज स्टोमेटा पोर्स, जो कि बंद करते हैं या कवर करते हैं स्टोमेटल पोर को। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप, ठीक। ये याद रखना है कि ग्रास में जो है गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर, ठीक। जो आउटर वॉल होती है ना, बाहर वाली, वो दूर होती है किससे, स्टोमेटल पोर से। आर थिन एंड इनर वॉल टूवर्ड्स, आर थिन एंड पतली, और पतली वॉल जो होगी वो अंदर की तरफ होगी और वो स्टोमेटल पोर की तरफ होगी। आर हाईली थिकेंड, अरे मतलब उल्टा बोल गया मैं। जो पतली वॉल होगी वो बाहर की तरफ होगी, जो मोटी बॉल होगी वो स्टोमेटल पोर, ऐसे समझो कि मतलब दो हाथों को मिलाओ, दो हाथों को मिलाओगे तो ऐसे मत, ऐसा एकदम चिपकाना मत, थोड़ा सा गैप रखना, उसको ऐसे खोलो तो उनके अंदर की तरफ देखो, तो वो जो थोड़ा पाम है वो थोड़ा मोटा है, मोटा है ना, तो वो किसकी तरफ होगा, छेद की तरफ, यानी कि स्टोमेटल पोर की तरफ। और जो तुम्हारे हाथ का पीछे वाला से जिसमें वो लगता है इंजेक्शन, या फिर वो लगा लो आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगते हैं ना, अरे मतलब किसी को ना लगे वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप आईवी वगैरह लगाते हैं तो वो ऊपर की तरफ लगाते हैं, तो जिस तरफ से नाखून मिलता है उस तरफ से समझ लो ना, कि मतलब वेंट्रल और डॉर्सल वाले पार्ट को, जो कि पतला है वो पार्ट, ऐसे आप पकड़ के देख सकते हैं। अपने पाम के अपोजिट वाला पार्ट देखो, तो ऐसे पकड़ोगे ना तो अपोजिट वाला पार्ट बाहर की तरफ है, तो जो बाहर की तरफ है ना वो अवे है, ऐसे समझ लो। ये तुम्हारे दो बीन शेप गार्ड सेल हैं, तो जो गार्ड सेल का बाहर वाला पार्ट है वो पतला है, जो अंदर वाला पाम वाला हिस्सा है वो मोटा है, जो मोटे वाला हिस्सा है वो स्टोमेटल पोर की तरफ है, बस। द गार्ड सेल पॉसेस क्लोरोप्लास्ट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, यानी कि गेट दरवाजा खोलने और बंद करने का काम करता है ये। समटाइम्स फ्यू एपिडर्मल सेल्स, कुछ एपिडर्मल सेल्स इन Vinicity of the guard cell become specialized in their shape and size are known as subsidiary cells। देखो, कुछ जो सेल्स होते हैं वो उतने ही बड़े हो जाते हैं जितने गार्ड सेल होते हैं, उन्हीं के सिमिलर हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये वाला देखो गार्ड सेल के जितना ही हो गया है लगभग लगभग, ये वाला सेल, ये वाला, तो हमने इसको जो है सब्सिडरी सेल बोल दिया है। एपिडर्मल सेल जो एपिडर्मिस के में होगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये सब जो है, ये सब, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। ये स्टोमेटल पोर है, ये इतना बड़ा सा जो है दिख रहा है आप लोग को, ये स्टोमेटल पोर है। और ये गार्ड सेल है, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये जो अभी मैंने लाइन अप किया, ये वाला हिस्सा, ये गार्ड सेल का हिस्सा है, बस। अब इसमें गार्ड सेल देखो, ये डंबल शेप हो गई, ये ग्रास वाला पार्ट है, ये होते हैं डंबल्स, हमने देखे ना, डंबल्स आप उठाते हैं। अभी मत उठाओ, बाद में उठाना, अभी पहले पढ़ाई करो। डंबल्स हमने देखे, डंबल ऐसे होते हैं ना, एक तरफ से मोटे, एक तरफ से मोटे, बीच में पतले, वैसे ही है ये गार्ड सेल्स, ठीक। आगे चलते, सब्सिडरी सेल्स हो गया। द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स आर सराउंडिंग बाय सब्सिडरी सेल्स, जो कि सब्सिडरी सेल से सराउंड कर जाते हैं, दे टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर। अगर ये दोनों साथ में है,
ये इतना वाला हिस्सा, तो हम इसको स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्टोमेटल अपर्चर। ठीक, अब आगे चलते हैं। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स। The root hairs are unicellular elongated of epidermal cells and help absorb water and mineral from the soil। देखो, एपिडर्मिस के जो सेल्स में जो हेयर्स होते हैं ना, वो किस काम में आ रहे हैं भाई? वो किसी ना किसी काम तो आने चाहिए, तभी तो वो है वहां पे, नहीं तो वो होते क्यों? तो वो क्या करते हैं, जो रूट्स में वो हेयर्स बना ले, हेयर जो होते हैं जो रूट्स में होते हैं, वो सॉइल में से मिनरल्स वगैरह लेने के काम में आते हैं बस। ऑन द स्टिप द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। देखो, ऐसे समझो, आई एम सॉरी फॉर दी समथिंग। देखो यार, क्या है ना, ऐसे ही मतलब बैठ करके पढ़ना और बताना ये थोड़ा टफ काम है, हालांकि जब कोई सामने बैठा हो, ठीक है ना, तो इस तरह में थोड़ा सा मतलब वो होता है, तो ये मत कहना कि ये आदमी बेकार है। ठीक, अब देखो, अब बात ये है कि ट्राइकोम किसे बोलते हैं। तुम लोगों ने हरे हरे नए नए वो देखे हैं क्या? मतलब कोई भी नया पौधा देखा होगा तो उसमें छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके स्टेम में, होते हैं। हाँ होते हैं, तो वो देखिए, उनको क्या बोलते हैं? उनको ट्राइकोम बोलते हैं। उन्हीं को ट्राइकोम बोलते हैं, वो हेयर्स को ट्राइकोम बोलते हैं, और जो रूट में जो हेयर्स होते हैं उनको रूट हेयर्स बोलते हैं बस। द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि रूट हेयर यूनिसेलुलर थे, ट्राइकोम मल्टीसेलुलर है, भूलना नहीं है। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। हो सकता है कि वो ब्रांच्ड हो सकता है अनब्रांच हो सकता है सॉफ्ट हो, मुलायम हो सकता है कड़े हो, हार्ड हो, स्टिफ हो। दे मे इवन बी सिक्रीटरी, हो सकता है वो कुछ ना कुछ सिक्रीट भी कर रहे हो। द टाइक्रोम हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्राइकोम क्या करता है, कई बार वाटर लॉस को प्रिवेंट कर लेता है, किसकी वजह से? जब वाटर लॉस हो रहा हो तब, वाटर लॉस की वजह से वो वाटर लॉस ना होने दे। अरे मैं भी क्या बक रहा हूँ इतनी देर से। ट्राइकोम क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, यानी कि जब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो वो पानी ना उड़ने पाए, इसीलिए वो होता है वहां पे, वो ठंडक पहुंचाने के लिए। अब आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम? ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस, जितना भी टिश्यू है एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के अलावा, वो सब ग्राउंड टिश्यू में आता है। It consists of simple tissue such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchymatous cells are usually present in cortex, ये cortex में होते हैं, पेरिकल में होते हैं, पिथ में होते हैं, मेडुलरी रेज में होते हैं, इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स में होते हैं। ठीक, ये पैरेंट का, ये ग्रो करते हैं। इन लीव्स, लीफ पत्तियों में भी होते हैं। The ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells is called mesophyll। अब देखो, जो थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स, उनको हम मेसोफिल बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक, अब अच्छा, ये समझ में आ गया ना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। देखो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है कि जो जाइलम फ्लोएम है और जो एकदम बाहर वाली लेयर है, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, जाइलम फ्लोएम और ट्रैकेट्स को छोड़ो, और बाहर वाली लेयर को छोड़ो, यानी कि एपिडर्मिस को छोड़ो, वस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ दो, तो जो बचा, जितना भी पार्ट बचा प्लांट के अंदर था, वो सब ग्राउंड टिश्यू है। ठीक,
आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वस्कुलर सिस्टम कि वस्कुलर सिस्टम होता क्या है। वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का बना हुआ है। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पे आ जाए, ग्रीन पे ही आ जाते हैं। कौन कौन सा है? फ्लोएम एंड जाइलम। ट्रैकिड्स नहीं लिखा, बड़े बदतमीज लोग हैं। खैर, द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स। देखो, जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो मिल करके वेस्कुलर बंडल बना ले रहा है। ठीक। इन डाइकोटिलिडन स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक। ये चीजें याद रखने वाली हैं कि कैम्बियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है? डाइकोटिलिडन में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक। डाइकोटिलिडन स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट है फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में। सच वस्कुलर बंडल because of the presence of cambium possess ability to form secondary xylem and secondary phloem। क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, किसमें? डाइकोटिलिडन की स्टेम में। ये देखो, आगे चल के रूट भी आएगी तो ये चीजें भूलना नहीं है। डाइकोटिलिडन की स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये फर्दर आगे चल करके डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं और ये बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक। यानी कि अगर इनमें कैम्बियम नहीं होती तो ये मोनोकॉट में होती, फिर ये नहीं बना पाती, ये ओपन नहीं होते। हेंस आर कॉल्ड ओपन वस्कुलर बंडल्स। ओपन वस्कुलर बंडल्स का मतलब ये कि ओपन टू डिवाइड, मतलब ये खुले हैं आगे चल करके डिवाइड करने के लिए। ठीक। ये नहीं है कि मतलब ओपन का मतलब ये कि खुल गए हैं, फट गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डाइकोटिलिडन में, डाइकोटिलिडन्स की स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं और इसी वजह से इनको ओपन वस्कुलर बंडल बोला जाता है। ओपन वस्कुलर बंडल किस कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि ये आगे डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना सकते हैं। बस, अब आगे पढ़ो। आगे 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 इससे पढ़ो, इससे पढ़ लो। इन मोनोकोटिलिडन्स, हमने कलर इसलिए एक्सचेंज किया है क्योंकि आप लोग को याद रहे कि ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक। द वस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट देम। सबसे पहली बात, मोनोकोटिलिडन में वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होती है। ठीक। हेंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, वो सेकेंडरी टिश्यू भी नहीं बनाते हैं। दे आर रिफर टू क्लोज, उनको क्लोज बोलते हैं। क्लोज किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? कि उनके पास जब कैम्बियम नहीं बन पाई, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं बन पाई, तो वो आगे डिवाइड कर ही नहीं पाए। जब उनके पास में यही नहीं हुआ कि अब हमको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना ही नहीं है, तो वो काहे के डिवाइड करेंगे? भाई, कोई भी इंसान है, अगर उसके पास पर्याप्त खाना पीना है, बढ़िया आराम से मजे में है, सो रहा है, तो उससे कहोगे भैया काम पे आओ, तो कहेगा भाग, हम काहे को जाएं। और जो इंसान है, मतलब उसको काम करना है, आगे चल के कमाना है, तो वो आगे चल के मेहनत करेगा, कैम्बियम बनाएगा, डिवाइड करेगा, मेहनत करेगा, फिर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, तो उसके पास दो कोटिलिडन बनेंगे। उसने मेहनत करी थी, दो कोटिलिडन बन गए। सिंगल कोटिलिडन रह गया, बेचारा आलसी आदमी पड़ा रहा, सोता रहा, ना जाइलम बनाया, ना जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी डेवलप नहीं किया मोनोकॉट ने, क्लोज अलग से हो गया, ये ऐसे ही पड़े पड़े बेकार हो गया, और बंद अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। ठीक। तो ये क्लोज होते हैं। कौन क्लोज होते हैं? मोनोकोटिलिडन के वेस्कुलर बंडल्स।
When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in root. अब बात करते हैं रेडियल की और कॉन्जॉइंट की। ठीक है, ये जो है रूट में प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम रेडियल। रेडियल मतलब कि अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। ऐसे मानो, कहाँ बता, अच्छा यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, तो ये रेडियल है। इन कॉन्जॉइंट में टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल आर इन जाइलम and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundles. Such as vascular bundles are common in stem and leaves. The conjoint vascular bundle are usually have phloem located only outer side of the xylem. ठीक, देखो अब बात करते हैं स्टेम में। स्टेम में कैसे होते हैं कि एक साथ लगे हो सकते हैं, ठीक है, इनको कॉन्जॉइंट बोलते हैं, और ये जर्नली जो है एक साथ चिपके हुए होते हैं, मतलब एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, ऐसे। ये ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर ये ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से होते हैं फिलहाल। ठीक, बस। तो ये जनरली जो है जाइलम अंदर की तरफ होता है, और एक चीज याद रखना, रेडियल में क्या होगा, जाइलम बाहर होगा, फ्लोएम अंदर होगा। कॉन्जॉइंट में क्या होगा, फ्लोएम बाहर होगा, जाइलम अंदर होगा। ठीक, ये देखो जाइलम ऐसे लगा हुआ है एक रेडियस पे, फिर फ्लोएम है ऐसे काटा गया है इसे। अब आते हैं इसकी एनाटॉमी पे। एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन प्लांट। अच्छा, इनमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, कुछ खास ज्यादा बड़ा चैप्टर रहा नहीं अब ये। ठीक, आगे चलते हैं। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, it is convenient to study transfer section of mature zone of these organs. सीधी बात यह है कि बहुत अच्छे से अगर आपको पढ़ना है किसी भी चीज के, ट्रांसफर सेक्शन को कट करिए और आप पढ़िए, आसानी से आपको दिख जाएंगी चीजें। बस यही बता रहा है। अब हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, ऑरेंज ले लेते हैं इस बार। डाइकोटिलिडन्स की रूट में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। फिगर अगर हम नीचे जाके देखेंगे, इट शोज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट की है ये। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। सबसे पहली बात में रूट्स इससे पढ़ोगे किससे पढ़ोगे बताओ, पहले इसमें से पढ़ लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मा, सॉरी एपिब्लेमा, एपिडर्मा चढ़ गया था जबान में इसीलिए निकल गया। आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लेमा बोलते हैं। मैनी ऑफ द सेल्स एपिब्लेमा प्रोट्यूड in the form of unicellular root hairs. The cortex consists of several layered thin-walled parenchyma cells. ये लिखा हुआ इतना बड़ा सा, पढ़ देते हैं फिलहाल तुम लोग के लिए भी। With intercellular space, the outermost layer of the cortex is called endodermis. It is comprises a single layer of barrel-shaped shell without any intercellular space. The tangential as well as radial wall of the endodermal cell have deposition of water permeable waxy material called suberin, इनमें सुबेरिन होता है। इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये रूट की बात हो रही है, ये जड़ हैं अभी। कैस्पेरियन स्ट्रिप और सुबेरिन ये सिर्फ और सिर्फ रूट्स में पाया जाता है वाटर पाथ बनाने के लिए। नेक्स्ट एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ
थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स रिफर्ड टू एज पेरिसाइकल। ठीक। Initiation of lateral root as well as vascular cambium during the secondary coat take place in these cells। इसके बाद में secondary coat बनेगी। The pith is small, inconspicuous, छोटा होगा और स्पेस ज्यादा नहीं होगी। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होगा वो। ठीक। द पैरेन्काइमेटस cells which lies between the xylem and phloem are called कंजक्टिव टिश्यू। जो पैरेन्काइमा जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, हम उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अभी अभी पढ़ के सुनाया यार, तुम लोग तब भी कंजक्टिव टिश्यू बोलेंगे। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम। 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम होंगे। कैसे होंगे? पैचेस में होंगे, मतलब 2-4 ऐसे नहीं होंगे, मतलब एक लाइन ऐसे निकल गई जाइलम। एक लाइन का मतलब एक सेट में कई सारे होंगे, इसीलिए उसको पैचेस बोल रहे हैं। लेटरल अकैम्बियम रिंग डेवलप होगी। लेटरल अकैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल टिश्यूज ऑन द इंटर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ constitute द स्टील। अच्छा, स्टील किसको किसको बोलना है? पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ को। ठीक है। किस किस को? पेरिसाइकल को कहाँ है? पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और पिथ को और फ्लोएम को, यानी कि इतनी चीजें प्रेजेंट हैं जहां, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टील। मैनेज कर लेना यार, ढंग से नहीं लिख पा रहे इसमें, लेकिन मैनेज कर लेना। पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंटल्स और पिथ को मिलाकर के बोलते हैं हम लोग स्टील। स्टील के बाहर वाली लेयर क्या है? यहां से बना लेगा हमारे पास में कैम्बियम। ठीक। कैम्बियम कहां बन रही थी? देखो हमें बताया था अभी। लेटरल अकैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग बन जाएगी। ठीक है। बस अब इस स्ट्रक्चर से समझो, ये मोनोकॉट का है। ठीक। ये भी पढ़ ही लेते हैं, छोटा ही सा है। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट मैनी रिस्पेक्ट। एक जैसा, लगभग लगभग एक जैसा है। इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एज पिथ एज कंपेयर टू डाइकॉटोस विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल। देखो, बात यह है कि कंपेयर करें अगर डाइकॉट रूट के साथ में, तो इसके पास जाइलम बंडल्स कम होते हैं, डाइकॉट में ज्यादा होते हैं। देयर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्क। पॉलीआर्क का मतलब होता है अलग अलग, एक सर्कल में अलग अलग जगह से आना। जाइलम बंडल्स इन मोनोकॉट रूट पॉलीआर्क कंडीशन में होते हैं। विथ इज लार्ज एज वेल एज डेवलप्ड। ठीक। डाइकॉट में क्या था? पिथ छोटा था, इसमें बड़ा है। मोनोकॉटिलिडन रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह नहीं होती है। ठीक है। इसमें मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। इसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। इसमें प्रोटोजाइलम अंदर होता है, इसमें मेटाजाइलम बाहर होता है। कोई एक याद रखो, इसमें प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। इसका उल्टा मोनोकॉट में ठोक देना बस। आप समझो, सबसे बाहर वाली ये वाली लेयर, ये इसको क्या बोला गया? एपिब्लेमा। इसके पास क्या थे? रूट हेयर। इसके नीचे है एपिडर्मिस। ये वाला पूरा पोर्शन है कॉर्टेक्स। पैरेन्काइमेटस है लेकिन कॉर्टेक्स है। ठीक। फिर उसके नीचे आ गया एंडोडर्मिस। इसके नीचे बनेगी कैम्बियम। ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये सब बनाएगा कैम्बियम। ये कैम्बियम है। फिर आता है पेरिसाइकल।
जो कि अंदर है, ये एक सेल्स होते हैं जिसके अंदर सब वो बना होता है, सुबेरिन पाथ बना होता है जाने के लिए। फिर है मेटाजाइलम जो कि अंदर है, प्रोटोजाइलम जो कि बाहर है, पित्त ये वाली ब्लैंक जगह को बोलते हैं, फ्लोएम ये बाहर की तरफ यहाँ पे फ्लोएम लगे हुए हैं, इसीलिए इनको रेडियल बोला जा रहा था। ठीक, ये सब फ्लोएम है, ये सब पर्पल पर्पल वाले। अब आते हैं मोनोकॉट पे। मोनोकॉट में भी सेम है, इसी को भी जो है एपिब्लेमा बोलते हैं, फिर ये एपिडर्मिस है, फिर ये कॉर्टेक्स है, ये पेरिसाइकल है, ये वाला तुम्हारा हिस्सा, ये वाला कंप्लीट बाहर बाहर वाला छोटा छोटी सेल वाला हिस्सा, ये छोटी सेल वाला हिस्सा, ये कैम्बियम है ना, ये अंदर की तरफ फ्लोएम है। यहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम अंदर है, प्रोटोजाइलम बाहर है। ठीक, बस हो गया, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डाइकोटिलेडन स्टेम को। देखो रूट का हमने डाइसेक्शन हमने पढ़ लिया। ठीक, ट्रांसफर सेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सीधा सीधा कट कर देना हॉरिजॉन्टली। ठीक, देखो हमने हॉरिजॉन्टली कट किया तो हमें क्या क्या मिला ऐसे कट करने पे, एक सर्कल मिला होगा बड़ा सा, है ना, वो ये उसमें ये सारी चीजें होंगी। ठीक, इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक को जो है स्टील बोलते हैं। अब हम ये इसको पढ़ते हैं डाइकोटिलेडन की स्टेम को। The transfer section of the typical young dicotyledon stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem. देखो अगर हम कोई भी नया पेड़ लेंगे, उसे बीच से काट देंगे, तो हमको ये दिखेगा कि एपिडर्मिस भैया सबसे बाहर वाली लेयर थी, बस। और क्या ही दिखेगा उसमें, कवर्ड विद इन द लेयर ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर वैक्सी वैक्सी लेयर होती है मोम की, मतलब मोम की नहीं, वैक्सी लेयर होती है जो कि वाटर को रेपेल करती है, बस। इट में बी ए ट्राइकोम एंड फ्यू स्टोमेटा, हो सकता हो उसके पास में जो है ट्राइकोम्स हो यानी कि छोटे छोटे हेयर्स हो स्टेम पर, और स्टोमेटा। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, ये भी हो सकता है। सेल्स जो है अलग अलग लेयर्स में अरेंज हो सकते हैं एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में, कंस्टिट्यूट ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के साथ। इट कंस्टिट्यूट ऑफ 3 सब जोन, इसके पास 3 सब जोन होते हैं। आउटर को हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कॉलनकाइमेटिक सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस होते हैं ये। ठीक, हाइपोडर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस होती है, विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर होती है, बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular space, जिनके पास मतलब ठीक इसके नीचे कॉर्टिकल लेयर जो होती है वो हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे होती है, और इसके साथ में पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं जिनके पास में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, कॉन्सिपियस मतलब यही होता है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को एंडोडर्मिस बोलते हैं। ठीक, सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं। The cells of the endodermis are rich in starch, grains, and the layer is also referred as starch sheath. देखो सबसे अंदर वाली जो एंडोडर्मिस है वो स्टार्च, जैसे कि स्टार्च होता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक, इसको हम स्टार्च शीट बोलते हैं। ठीक, पेरिक्लेव इस कहाँ है, अच्छा ये रहा, हाँ। Pericle is present in the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semi-lunar patches के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, in between the vascular bundles
are few layers radially placed parenchymatous cells which constitute the medullary rays, जो medullary rays constitute करेंगे। The large number of vascular bundles are arranged in the ring, जो कि रिंग में एक अरेंज होंगे। The ring arrangement of vascular bundles are characteristics of dicot stem, जो रिंग में vascular bundle अरेंज होते हैं वो characteristics होता है dicot stem का। Each vascular bundles is conjoint, सारे के सारे conjoint होंगे, open होंगे, यानी कि आगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। एंड विथ इंडार्च प्रोटोजाइलम, यानी कि इंडार्च मतलब अंदर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम, एक्सार्च कंडीशन नहीं है इसमें। प्रोटोजाइलम अंदर होगा इसमें, मेटाजाइलम बाहर होगा। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy central portion stem constitute the pith। ठीक, हाँ, जो कि सबसे अंदर होगा उसको जो है पिथ बोलेंगे। अब मोनोकोटिलिडन स्टेम पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर आके आपको इस डायग्राम से बताएंगे कैसा क्या दिखता है। द मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होंगे, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ, सारे के सारे स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ से सराउंडेड होंगे। एंड लार्ज कॉन्सिपियस पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होंगे। वस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज होंगे। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स आर जर्नली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, यानी कि जो है जो पेरिफेरल वस्कुलर बंडल होंगे वो छोटे होंगे, थोड़े से सेंट्रली लोकेटेड होंगे। सेंट्रली लोकेटेड से जो सेंटर की तरफ लोकेटेड होंगे, यानी कि मेटाजाइलम जो है इसमें एक्सार्च कंडीशन होती है, समझ लो बस। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल। ठीक, वाटर कंटेनिंग जो कैविटी होंगी वो वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होंगी। अब हम इसकी बात आते हैं। ये जो है ये वाली जो कंडीशन है ये है डाइकॉट की, और बी वाली है मोनोकॉट की। ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है। ठीक, अब सबसे पहली बात ये देखो, मोनोकॉट में कहीं से भी जाइलम कहीं से भी फ्लोएम निकल जा रहे हैं। ठीक, सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, और बाकी सब ऐसा ही है सब कुछ। हाइपोडर्मिस ये ग्राउंड टिश्यू है, ये वाला ग्राउंड टिश्यू है, ये सब ये याद रखना। अलग अलग जगह से पैचेस के फॉर्म में जाइलम फ्लोएम निकल रहे हैं तो वो मोनोकॉट है। एक ही जगह से देखो, ये देखो, ये मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। अंदर मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, ये फ्लोएम है यहाँ पे। तो ये कैम्बियम बन गई है यहाँ पे, ये कैम्बियम बन गई है। अब ये आगे चल के डिवाइड भी कर सकते हैं, ये पेरिकल है, ये एंडोडर्मिस है। ये नहीं ध्यान रखना है इनमें, ये ध्यान रखना है मेन कि जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ है मेटाजाइलम से। ठीक है, एंड डार्क कंडीशन है, रेडियल है, बस और कुछ नहीं। बाकी ये सब तुम लोग को पता ही है। ये इसको मेडुलरी रेस बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक, ये पिथ है, ये बीच वाला सेंटर वाला हिस्सा पिथ है। अब आगे चलते हैं किस पे, लीफ पे, और लीफ के बाद में खत्म, बस छोटा ही सा ये तो। यहां से समझो, लीफ इसमें नहीं पढ़ते, इसमें पढ़ते हैं पहले। लीफ देखो, सबसे पहले ये किसकी है, ये वाली लीफ है डाइकॉट की। डाइकॉट में क्या होंगे, स्पेस होगा। सबसे पहली बात, सब स्टोमेटल कैविटी होगी डाइकॉट में। पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है डाइकॉट और मोनोकॉट की, डाइकॉट के पास में स्पेस होगा, जगह खाली होगी, जैसे यहाँ 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 यहाँ, ये सब कई सारी जगह खाली होंगी तो वो डाइकॉट रूट होगा। अब एबैक्सियल और एडेक्सियल कैसे पहचानोगे, एबैक्सियल एपिडर्मिस के पास, एबैक्सियल के पास में क्या होगा, छोटा सा छेद होगा। ठीक, वो एबैक्सियल होगा। एडेक्सियल के पास छेद वेद कुछ नहीं, सीधी लाइनिंग बनी हुई है। पहली बात तो ये सीधी लाइन बनी हुई है, एबैक्सियल एपिडर्मिस है ये वाली पिंक वाली, ये एबैक्सियल है। एबैक्सियल में क्या होगा, एक लाइन में स्टोमेटा बने होंगे, यहाँ पे जो है छेद होगा। और दूसरी बात, इसमें क्या होगा, जाइलम फ्लोएम बंडल्स सब कुछ अरेंज मैनर में है, एकदम वेल परफेक्टली अरेंज्ड मैनर है। ये पेलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं। ठीक,
स्पॉन्जी मेसोफिल कहाँ गए, ये रहे, ये देखो ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, ये एयर कैविटी होती है। ठीक, ये देखो ये सब लिखा है, सब जानते हो, लेकिन सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसके पास में सब स्टोमेटल कैविटी होती है, एयर कैविटी होती है, ये नहीं बोल रहा है। इनके जाइलम और फ्लोएम फुल्ली अरेंज्ड मैनर में होते हैं, इनके नहीं होते हैं, इनके कहीं से भी निकल रहे हैं। ठीक, और इसके पास में कोई कैविटी नहीं है, कुछ नहीं है, सब स्टोमेटल कैविटी इसके पास भी है। हालांकि इसमें एयर कैविटी है, इसमें एयर कैविटी नहीं है। इसमें देखो जाइलम यहाँ पे है, फ्लोएम यहाँ पे कहीं निकल रहा है ना। ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये एबैक्सियल एपिडर्मिस है। देखो एबैक्सियल में जहाँ पे बी आ रहा है वहां पे छेद है। ठीक, डी के पास में छेद नहीं है, यहाँ पे छेद है नहीं है, यहाँ पे छोटा सा दिखाया गया है, हम मानते नहीं, लेकिन इसे भर दो। ठीक, ऐसे याद रखो, जहां पर सब स्टोमेटल कैविटी है छेद बड़ा है, जगह ज्यादा है। ये वाली जगह देखो ऐसे ज्यादा है, ये वाली जगह देखो यहाँ पे भी ज्यादा है। तो ये जो है ये निचला हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है, नीचे को एबैक्सियल बोलते हैं। बस इतना ही अंतर है, बाकी हम रीड करके आपको बताते हैं। डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलिडन लीफ, लीफ है तो हम इसको यार एक काम करते हैं, ग्रीन कलर से कर लेते हैं। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना शोज थ्री मेन पार्ट, नेमली तीन मेन पार्ट बताएगा, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वस्कुलर सिस्टम। हमने देखा एपिडर्मिस देखी, मेसोफिल देखे, वस्कुलर बंडल देखा। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस, यानी कि अपर सरफेस को एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस को एबैक्सियल एपिडर्मिस। ये है नीचे वाली, ये है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली अपर, ये लोअर। ठीक, सो द लीफ हैज कॉन्सिपियस क्यूटिकल, इसके पास भी कॉन्सिपियस क्यूटिकल होंगे, यानी कि मतलब कि ऊपर एक लेयर बनी होगी क्यूटिकल की, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। ठीक, द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एबैक्सियल। सबसे पहली बात तो स्टोमेटा ज्यादा किसके पास होंगे, एडेक्सियल के पास होंगे। देखो यहाँ पे है लिखा भी है एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर एबैक्सियल के पास होंगे, नीचे वाले के पास में, क्योंकि इसी के पास में तो स्टोमेटा है। देन एडेक्सियल, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, हो सकता हो बाद में इसके पास में स्टोमेटा कम हो जाए। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड मीजोफिल, इन दोनों के बीच में जो टिश्यू है ये वाला, इसको मीजोफिल बोल रहे। ठीक, मीजोफिल विच पॉजेस क्लोरोप्लास्ट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट दी फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, जो कि पैरेन्काइमा का बना है। इट हैज टू टाइप ऑफ सेल, जो कि दो तरह के सेल होते हैं इसमें, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक, द एबैक्सियल प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल विच आर अरेंज, देखो पैलिसेड पैरेन्काइमा जो कि लंबे होते हैं और जो कि अरेंज होते हैं वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वर्टिकल होंगे और पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ओवर oval or around loosely arranged spongy parenchyma situated below the palisade। पैलिसेड के ठीक नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये देखो ये है, कहाँ गया, ये रहा, ये है पैलिसेड मेसोफिल, ये वाली ये दो लेयर है, इसी के नीचे ठीक एयर कैविटी है, इसी के साथ साथ में ये देखो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। आगे चलते हैं, एंड एक्सल्टेड द लोअर एपिडर्मिस, उसके नीचे जो है लोअर एपिडर्मिस, एक्सटेंडेड टू लोअर एपिडर्मिस के तक जाते हैं ये। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी, इसके पास में अच्छी खासी एयर कैविटी है, अच्छी खासी जगह है बिटवीन द सेल्स के बीच में। वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड जाइलम वस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन्स
एंड इन द मिडरिप। वस्कुलर बंडल जो कि हम वेन्स और मिडरिप में देख सकते हैं। द साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन्स। वस्कुलर बंडल का साइज भी जो है उसको वेन्स के साइज पे डिपेंड करेगा। ऐसा थोड़ी एकदम पतली सी वेन है मोटा सा वस्कुलर बंडल चला जाएगा उसके अंदर। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकोट लीफ। देखो वेन्स की थिकनेस जो है ना रेटिकुलेट वेनेशन में अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से वस्कुलर बंडल साइज भी अलग अलग होती है। द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ थिकन्ड वॉल, जिसको बंडल शीट सेल बोलते हैं। जो सराउंडेड होता है वो हम ऊपर ही देख चुके हैं। लुक एट दी फिगर, हाँ फिगर हमने दिखाई दिया। एंड फाइंड द पोजीशन जाइलम, देख लो भैया ये होती है, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम तुम्हारा, ठीक। ये देखो ये रहा फ्लोएम, ये है तुम्हारा जाइलम लाल वाला। ऊपर से जो सराउंड कर रही है उसको बंडल शीट सेल बोलते हैं। बस अब ये पढ़ो, आइसोबाइलेटरल यानी कि एक जैसी दिखने वाली मोनोकोटिलिडन लीफ। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट द डॉर्सिवेंट्रल लीफ। एक जैसा ही होता है इन मैनी वेज, अलग अलग तरह एक जैसा ही होता है कई सारी जगहों पे। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस, जो कि डिफरेंस दिखा रहा है इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ, जो कि होते हैं द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द सरफेस। सबसे पहली बात इसका डिफरेंस है कि स्टोमेटा दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट है, लेकिन डाइकॉट की लीफ में सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली स्टेम पे सरफेस पर प्रेजेंट है स्टोमेटा ऑफ द एपिडर्मिस। द मेसोफिल इज नॉट sorry and the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। देखो अब मेसोफिल के पास में इसके पास में डिफरेंशिएटेड पैलिसेड नहीं है, कोई स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं है। एज इन ग्रासेस सर्टेन एबैक्सियल एपिडर्मिस सेल अलोंग द वेन्स मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। जैसे कि ग्रास वगैरह में क्या होता है ना, कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं कलरलेस सेल्स में, देख जिसको हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक। When the bulliform cells are in the leaves have absorbed water and are turgid। देखो जब बुलीफॉर्म सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो फूल जाते हैं, यानी कि सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। टर्जिड का मतलब होता है कोई चीज फूल जाना। द लीफ सरफेस गेट एक्सपोज, तो फिर लीफ की सरफेस क्या होती है, एक्सपोज हो जाती है। When they फ्लैसिड, यानी कि जब वो सिकुड़ जाते हैं, यानी कि वाटर लूज कर देते हैं। ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक लीफ कर्ल, यानी कि लीफ को सिकुड़ लेते हैं। इनवर्ड टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, यानी कि लीफ की तरफ पलट देते हैं, किस लिए, ताकि वाटर लॉस कम हो। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्ट इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल, यानी कि सब ही में एक ही साइज के वस्कुलर बंडल होते हैं एक्सेप्ट मेन वेन के अलावा, क्योंकि सब में एक ही साइज की वेन्स जा रही हैं, तो सब में एक ही साइज कह रहेंगे सारे के सारे, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ। बस इतना ही था और कुछ नहीं था इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको ठीक अच्छा समझ में आया तो प्लीज़ हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।